92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं प्यार के किस्से यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा में, और मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ ओम की लिखी कहानी प्यार की आखिरी शर्त, बिना किसी एड ब्रेक के। मेहमानों की आवाजों से घर भरा हुआ था। छत से लटकती झालरों की रोशनी से सड़क भी सजी हुई लग रही थी। ड्राइंग रूम में मिस्टर बैनर्जी अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक दूसरे की खिंचाई करने में लगे हुए थे। अंदर का कमरा महिलाओं से भरा हुआ था। आज मिस्टर मनोज बैनर्जी की 5 साल की बेटी शुभी का जन्मदिन है। शुभी खुद से 3 साल बड़े अपने भाई शुभ के पीछे खड़ी होकर वीडियो गेम पे अपनी बारी का इंतजार कर रही थी। मिस्टर बैनर्जी को दूर से देखती मिसेस ऋचा बैनर्जी कहीं खो गई थी, जैसे किसी आईने में खुद को न देख के किसी और को कोई देखता है ना, वैसे ही ऋचा अपने पति में उस मनोज को ढूंढ रही थी जिससे शादी के करीब 5 महीने पहले वो पहली बार मिली थी। तब घर वालों की जिद पे वो मनोज से अकेले में बात करने को तैयार हो गई थी। साइड से बाल खींचकर पतली मूंछ रखने वाले, चेक की शर्ट इन करके पहनने वाले, उस बोरिंग से दिखने वाले शख्स के साथ जिंदगी बिताने को कहाँ तैयार थी ऋचा। आखिर बचपन से जिद्दी जो थी वो, चोटी बनाने और गुड़ियों से खेलने से ज्यादा उसको गली में लड़कों के साथ क्रिकेट खेलना अच्छा लगता था। छोटे भाई के दोस्तों की फेवरेट थी ऋचा। पापा से बदतमीजी करने वाले पड़ोसी शर्मा अंकल से लड़ जाने वाली थी ऋचा। अपने हर शौक को पूरा करने वाली, नाजों से पली बढ़ी पापा की लाडली थी ऋचा। वो अक्सर दोस्तों से कहती थी कि मेरे पापा कभी मेरी कोई बात नहीं टालते। या आज शहर की गलियों में जीन्स पहन के घूमने से लेकर बड़े चौराहे पे भाई की बाइक चलाने तक की आजादी पापा ने ही तो दी थी। दादी की कहानियों की राजकुमारी की तरह ऋचा ने भी अपने लिए एक सपना बुना था, एक राजकुमार का सपना। अचानक आवाज आई, अरे मिसेस बैनर्जी, आप किस सोच में पड़ी हैं? ऋचा पीछे मुड़ी तो मिसेस शर्मा थी। एक लम्हे में 11 साल पुराना सफर पीछे छूट गया। कई बार समझ नहीं आता, यादें न भरने वाला घाव होती हैं या हर दर्द मिटा देने वाला मरहम। मिसेस शर्मा ने कहा, अजी आज आपकी बेटी का बर्थडे और आप यहाँ कोने में चुपचाप खड़ी हैं। ऋचा ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। वो आगे बढ़ी तो फिर मिसेस शर्मा ने टोक दिया, अरे ऋचा, ये तुम्हारी पीठ पे निशान कैसा? ऋचा की हंसी एक पल में गुम हो गई। उसने अपनी साड़ी के पल्लू से पीठ को कवर किया और कहा, कुछ नहीं, उठते वक्त बेड का कोना लग गया था। ऋचा मिसेस शर्मा को जानती थी, गॉसिप करना उनकी आदत थी, इसलिए बात को घुमा दिया। उस रात पार्टी खत्म होने के बाद 5 साल की शुभी को सोते हुए देख के ऋचा की आंखों में आंसू आ गए। वो मिसेस शर्मा से तो झूठ बोल आई थी, पर खुद से झूठ बोलते बोलते थक गई थी। बीती रात झगड़े के बाद मिसेस बैनर्जी के हाथ से लगी छिलन थी उसकी पीठ पे, जो मिसेस शर्मा ने देखी थी, और ऐसे न जाने कितने घाव उसके दिल पे थे। उनके जिस्म पे बने ऐसे न जाने कितने निशान हर पल मरते उनके रिश्ते की कहानी लिख रहे थे। रोज रात याद शहर के नामी बिजनेसमैन घराने की इकलौती बहू एक बड़े से घर में पल पल घुटकर मर रही थी। आप सुन रहे हैं प्यार के किस्से यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा में, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। शादी के 10 साल बाद भी छोटी छोटी बात पे पति का हाथ उठना ऋचा के लिए कोई नई बात थोड़े है। अब तो आंसू पोंछ के दूसरों के सामने दिखावा करना ही जिंदगी है। ऐसा नहीं कि ऋचा ने सब कुछ यूं ही बर्दाश्त कर लिया था। कई बार परिवार वालों के साथ बैठ के बातचीत हो चुकी थी, पर हर बार सब कुछ ठीक कर देने का वादा करने वाले मिस्टर बैनर्जी बंद दरवाजों के पीछे ऋचा पर हाथ उठाकर सब कुछ ठीक करने की कोशिश कर रहे थे। ऋचा अक्सर भूल नहीं पाती। गर्मी की दोपहर थी और रोटी की गर्म भाप लगने पर मिस्टर बैनर्जी ने गर्म खाना उसके ऊपर फेंक दिया था। चेहरे पर छाला पड़ गया था। कई रोज घर से बालकनी तक जाने की भी हिम्मत नहीं कर पाई थी ऋचा। अपने बेटे और बेटी की खातिर जिंदगी का हाथ नहीं छोड़ना चाहती थी, वरना न जाने कब जिंदगी से मुंह फेर लिया होता। मिस्टर बैनर्जी बर्बाद होते बिजनेस, नशे की लत और अपनी नाकामी की हर खीज ऋचा पे निकालते थे। एक दिन बच्चों के स्कूल जाने के बाद ऋचा ने अपने पुराने सूटकेस को खोला।
वो इस सूटकेस को बहुत सोच समझ के खोलती थी। ये वही सूटकेस था जिसको वो शादी के बाद अपने घर में लाई थी। जब दिल पिघलने को होता है, आंसुओं के सूखने के बाद भी आंखें रोने को बेताब होती हैं, तो अक्सर ऋचा दरवाज़ा बंद करके सूटकेस में रखी अपनी शादी की साड़ी के नीचे से एक तस्वीर निकालती है। हाँ, ये तस्वीर उसी राजकुमार की थी जिसको दादी की कहानी सुनने के बाद ऋचा ने अपने लिए चुना था। अक्षत की तस्वीर। ऋचा ने शादी के बाद कभी अक्षत को देखा नहीं। एक बार दोस्त से नंबर लेके कॉल किया था, पर उसने बात तक नहीं की। अक्षत की बीवी ने बात की थी। हाँ, उसने भी शादी कर ली थी और अपनी बीवी को सब सच सच बता भी दिया था। ऋचा खुश थी क्योंकि अक्षत को जिंदगी में एक ईमानदार साथी मिल गया था। उसकी तस्वीर देखते देखते आंखों में आंसुओं के बावजूद ऋचा के होंठों पे हंसी आ गई। पुराने दिनों के ख्याल थे जो दिमाग से उतर के होंठों पे हंसी बन के दिल को तसल्ली दे रहे थे। ऋचा को याद है वो दिन जब उसकी हर जिद को एक दोस्त की तरह समझ लेने वाले पापा ने पहली बार किसी बात के लिए उसको मना किया था। ऋचा ने बच्चों की तरह कहा था, पापा आई लव अक्षत, वो मुझको बहुत प्यार करता है, मेरी सोच को समझता है, मेरे सपनों की कदर करता है, आप एक बार उससे मिल तो लीजिए, वो बहुत अच्छा है पापा। पापा ने पहली बार एक जोर का तमाचा जड़ के अपना जवाब दे दिया था। ऋचा ने 2 दिन तक खाना नहीं खाया, तो भी पापा अपनी लाडली को मनाने नहीं आए थे। आंखों से मोटे मोटे आंसू बहाती 24 साल की ऋचा को माँ ने प्यार से गले लगा के कहा था, चुप हो जा मेरी बच्ची, तू क्यों नहीं समझती, तेरे पापा तुझसे बहुत प्यार करते हैं। अक्षत हमारी बिरादरी का नहीं है, अगर तुम उससे शादी करोगी तो तुम्हारे पापा कभी किसी को मुंह नहीं दिखा पाएंगे। तुम्हारे पापा ने तुम्हारी हर जिद बिना कुछ सोचे पूरी की, हमेशा अच्छे पिता होने का फर्ज निभाया। आज तुम एक अच्छी बेटी होने का फर्ज क्यों नहीं निभाती? शादी के बाद प्यार हो जाता है बेटी, मुझे भी तुम्हारे पापा से कितना प्यार हो गया देखो। ऋचा थक गई थी, रोते रोते, अपनी बात कहते कहते, लड़ते लड़ते। वो हार गई थी, वो टूट गई थी, अपने पापा की इज्जत की खातिर समझौता करने को तैयार हो गई थी। ऋचा की सारी हिम्मत उन आंसुओं के साथ कहीं बह गई। उस रोज उसने मान लिया कि बाइक चलाने की इजाजत देने और जिंदगी जीने की इजाजत देने में फर्क है। अक्षत को बिना कुछ बताए ऋचा ने शादी के लिए हाँ कर दी और चुपचाप सारे सपने आंसुओं के संग माँ के घर में छोड़ के वो मिस्टर बैनर्जी के घर आ गई थी। आप सुन रहे हैं प्यार के किस्से यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा में, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। मिसेस ऋचा बैनर्जी ने किसी के आने से पहले अपनी यादों को सूटकेस में बंद किया और वापस रख दिया। दिल का दरवाज़ा बंद करके मिसेस बैनर्जी ने कमरे का दरवाज़ा खोल दिया। ऐसा नहीं था कि मिसेस बैनर्जी की ज़िंदगी में परेशानी की वजह सिर्फ मिस्टर बैनर्जी की चोटें थीं, बल्कि सास के तानों से भी उनका दिल छलनी हो गया था। सासू माँ को हमेशा दहेज कम मिलने का गम सताता रहता था। इन तमाम तकलीफ देने वाली बातों के बीच एक वक्त ऐसा भी होता था जब उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाते थे। बच्चों के स्कूल से लौटने के बाद शुभी को गोद में उठा के तोतली आवाज में दिन भर की बातें सुनना, शुभी को अपने हाथों से खाना खिलाना। दिन भर में सिर्फ इस लम्हे में ऋचा के चेहरे पे सुकून की एक झलक आती थी। शाम होते होते उसकी धड़कनें फिर बढ़ने लगती थीं, ये सोच के कि आज किस बात का बवाल बनेगा। कभी कुछ नहीं भी होता तो कुछ हो न जाए, इसकी चिंता ही बेचैन कर देती थी। मिसेस बैनर्जी के सारे सपने किचन में कई रोज से पड़े जूठे बर्तनों की तरह हो गए थे, जिनमें हालातों की हकीकत तो दिखती थी, लेकिन वक्त के साथ सारी चमक गायब हो गई थी। 5 अक्टूबर की शाम थी। शुभी ऊपर कमरे में होमवर्क कर रहे थे। मिस्टर बैनर्जी अचानक बेहद परेशान से घर में घुसे। ऋचा कुछ समझती इससे पहले ही वो बेडरूम में जा चुके थे। पीछे पीछे ऋचा बेडरूम में पहुंच के कुछ पूछ पाती इससे पहले ही मिस्टर बैनर्जी ने बच्चों को डांट के कमरे से बाहर निकाल दिया। ऋचा ने धीमी आवाज में पूछा, क्या हुआ, इतना पसीना क्यों आ रहा है, आप ठीक है ना? मिस्टर बैनर्जी ने चीख के कहा, मुझे अपने गहने दो, मुझको पैसे की जरूरत है। ऋचा ने पूछा, क्यों? इतना सुनते ही मिस्टर बैनर्जी ने उस पर हाथ उठा दिया। ऋचा अंदर तक कांप गई।
पर मानी नहीं। बात अनसुनी होती देख के मिस्टर बैनर्जी बेतहाशा चिल्लाने लगे, ऋचा तुम मुझे अपने गहने दे दो वरना मैं आज सब खत्म कर दूंगा। तो मुझे बताओ कबर्ड की चाबी कहाँ रखी है। मिस्टर बैनर्जी अपनी ताकत बीच बीच में ऋचा पे दिखा रहे थे। वो दर्द से बिलखती रही पर डिगी नहीं। उसने पहली बार जवाब दिया, मैं अपने गहने किसी कीमत पे नहीं दूंगी। वो मैंने अपनी बेटी के लिए संभाल के रखे हैं, उसको शादी पे दूंगी। मिस्टर बैनर्जी ने चीख के उसको चुप करा दिया। बदहवास से मिस्टर बैनर्जी कुछ बड़बड़ाए जा रहे थे। अचानक उन्होंने खिड़की पे रखा चाकू उठा लिया। चाकू उठाते ही ऋचा घबरा गई। वो चीख पड़ी, प्लीज सुनिए, कुछ करिएगा नहीं, आप मेरी बात सुनिए। उसकी सिसकियां पूरे कमरे में गूंज रही थीं, पर मिस्टर बैनर्जी कुछ सुनने को तैयार नहीं थे। वो अपने होश में ही नहीं थे। उनके सर पे जैसे खून सवार था। वो पागलों की तरह चीखते हुए बोले, मैं आज सारे फसाद की जड़ ही खत्म कर दूंगा, आज मैं तुमको खत्म कर दूंगा। आप सुन रहे हैं प्यार के किस्से यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा में, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। ऋचा बाहर की ओर भागी। घर में बच्चों के सिवा कोई नहीं था। सासू माँ जागरण में गई हुई थी। ऋचा ने खुद को बच्चों के साथ दूसरे कमरे में बंद कर लिया। रोते हुए पड़ोस में रहने वाले एक रिश्तेदार को फोन किया। कुछ देर बाद घर में काफी लोग इकट्ठा हो गए थे। मिस्टर बैनर्जी की जगह दूसरे लोगों की आवाज सुन के ऋचा ने धीरे से किवाड़ खोल के जागा और फिर सबको देख के बाहर निकली। उसकी सांसें तेज थीं, आंखों में आंसू थे। शुभी उनके पैरों से चिपकी हुई थी। वो नन्ही सी जान इतना सहम गई थी कि आंखों से आंसू तो निकल रहे थे पर मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। वहीं शुभ की आंखों में भी डर घर कर गया था। ऋचा ने थोड़ा होश संभाला तो मिस्टर बैनर्जी के बारे में पूछा। कुछ जवाब न मिला तो सबको साथ लेके बेडरूम की ओर बढ़ी। पहले लगा मिस्टर बैनर्जी कहीं भाग गए, पर बेडरूम का दरवाजा अंदर से बंद था। खिड़की को जरा सा खोला तो ऋचा की चीख निकल गई। मिस्टर बैनर्जी चाकू को अपनी गर्दन के नीचे लगाए जमीन पे बैठे थे। ऋचा ने चीख के कहा, प्लीज आप मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपको सारे गहने दे देती हूं, आप प्लीज बाहर आ जाइए। मिस्टर बैनर्जी जैसे कुछ सुन ही नहीं रहे थे या कुछ सुन पा ही नहीं रहे थे। वो बस कुछ बड़बड़ाए जा रहे थे। उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं लग रही थी। किसी से खबर पाके मिस्टर बैनर्जी की माँ भी आ गई थी। घर का हल्ला अब पूरे मोहल्ले में फैल चुका था। घर के बाहर भी लोग जमा होने लग गए थे। मिस्टर बैनर्जी अपनी माँ की बात भी नहीं सुन रहे थे। आसपास के लोगों की मदद से एक शख्स ने खिड़की के जरिए अंदर जाने की कोशिश की। इस दौरान मिस्टर बैनर्जी वहीं बैठे रहे जैसे उनको कुछ मालूम ही ना हो। उस आदमी ने अंदर से दरवाजा खोल के मिस्टर बैनर्जी का चाकू छीन के फेंक दिया। आधी रात तक घर के लोगों की भीड़ लगी रही। मिस्टर बैनर्जी को डॉक्टर के पास ले जाया गया। डॉक्टर ने कहा, लगातार नशे की गिरफ्त में रहने की वजह से खुद पे काबू नहीं रख पा रहे हैं। ऋचा ने डॉक्टर से बात की और मिस्टर बैनर्जी को नशे की लत छुड़ाने वाले अस्पताल में अगली सुबह एडमिट करा दिया। 15,000 रुपए महीने का खर्च था और बड़ा सा बिजनेस छोटी छोटी नादानियों के कारण बहुत छोटा हो गया था। उस पूरी रात ऋचा बस यही सोचती रही कि 2 बच्चों की पढ़ाई और पति की दवाई कैसे होगा सब। अगली सुबह वो जल्दी उठी। बच्चों को स्कूल भेजने के बाद उसने दुकान को किराए पे देने का फैसला किया। मेन रोड पे दुकान होने की वजह से 12,000 रुपये महीने का सौदा तय हो गया। इसके बाद ऋचा ने एक दोस्त की मदद से स्कूल में जॉब के लिए ट्राई किया। डिग्रियां काम आई, नौकरी भी मिल गई। साथ ही शाम को ट्यूशन पढ़ाना भी शुरू कर दिया। तमाम कोशिशों के बाद ऋचा महीने के 20-22 हजार रुपये कमा पा रही थी। इनमें 15,000 हर महीने की पहली तारीख को अस्पताल में देने थे। बाकी में 2 बच्चों की फीस और घर का खर्चा चलाना था। नाजों से पली और हर शौक को बेधड़क पूरा करने वाली 24 साल की ऋचा आज 36 की होते होते जिंदगी में अपनी हर ख्वाहिश को मार के ज़रूरतें पूरी करने की जद्दोजहद में लगी थी। ऋचा का हौसला कभी कभी डोल जाता तो रोने लगती, पर दोनों बच्चों को देख के खुद को संभाल लेती। वो चाहती थी कि जो उसके साथ हुआ उसके लिए उसकी बेटी को सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। उसकी बेटी को उसके हिस्से की हर खुशी मिलेगी और उसके लिए वो जो कुछ भी हो सकेगा करेगी। आप सुन रहे हैं प्यार के किस्से यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा में, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर।
जिंदगी की इन तमाम उलझनों के बीच रिया को अगर कुछ पल खुशी के मिलते थे तो वो उसके स्कूल में बच्चों के संग बिताए पल होते थे। इस दौरान वो खुद से करीब 10 साल छोटी कलीग प्रिया की अच्छी दोस्त बन गई थी। प्रिया को कॉलेज के दोस्तों के साथ मस्ती करता देख के कभी कभी रिचा भी बच्ची बन जाती थी। प्रिया और उसके कॉलेज के दोस्तों की जिद पे करीब 10 साल बाद रिचा ने घूमने जाने के लिए हाँ कहा था। खुद से ज्यादा रिचा अपने बच्चों के लिए खुश थी। जिंदगी के पेचीदा सवालों को भूल के एक दिन के लिए वो बच्चों को लेके प्रिया और उसके दोस्तों के साथ वाटर पार्क गई। बच्चों को पानी में खेलता देख के रिचा की आंखों में आंसू आ गए। प्रिया ने पूछा, क्या हो गया मैम? उसने जवाब दिया, कुछ नहीं, आज बहुत दिनों के बाद शुभ और शुभी को इतना हंसते देखा है। दोनों को बहुत दिनों से कहीं जाने का मौका ही नहीं मिला था। तुम दोनों की वजह से आज उनको यहाँ ला पाई। थैंक यू प्रिया। रिचा की आंखों में आंसू देख के प्रिया ने उसको गले से लगा लिया और धीरे से कान में कहा, आप मुझको सेंटी मत किया करो प्लीज। कोई मुझको रोता देखेगा तो पसंद भी नहीं करेगा। प्रिया की बात सुन के रिचा को हंसी आ गई और अपनी पुरानी बिंदास जिंदगी याद आ गई। ऐसी ही तो थी मिसेस बैनर्जी भी। सॉरी, तब तो वो सिर्फ रिचा थी। बच्चों के साथ उस रोज मिसेस बैनर्जी ने खूब मस्ती की। वो भी बहुत दिनों के बाद हंसी थी, इसलिए खुल के नहीं हंस पा रही थी। गम का कोई कोना था जो वो न जाने किस डर से थामे हुए थी। हंसी होठों तक पहुंच के भी उसकी आंखों तक नहीं पहुंच पा रही थी। खैर, प्रिया और उसके दोस्तों ने थोड़ी कोशिश के बाद मिसेस बैनर्जी के उस बच्चे से मन को छू ही लिया जो खुश रहने के ख्वाब देखता था। वहीं रिचा को भी उम्र में छोटे पर अच्छे दोस्त मिल गए थे। कुछ दिन के लिए उसकी जिंदगी एकदम बदल गई थी। आधी उम्र के मनमौजी दोस्त जो कभी बिना बताए मुंह उठाए चले आते थे तो कभी शुभ शुभी को आइसक्रीम पार्टी पे ले जाके खुश कर देते थे। शुभ और शुभी उन सब के साथ खुश रहने लगे थे। छोटी छोटी बातों पे उनका मजाक उड़ाना, खुश रहना, दूसरों को भी खुश रखना। मिसेस बैनर्जी फिर से पुरानी रिचा बनने लगी थी और उनके बच्चों ने खुश रहना सिखा दिया था। वो स्पीड पोस्ट की तरह इतनी जल्दी नसीब में आई खुशियों में खो गई थी, पर नसीब खतों की तरह खूबसूरत कहाँ होता है। उसको अगली सुबह अपने पति से मिलने और इलाज व दवाइयों के पैसे जमा करने अस्पताल जाना था। अस्पताल पहुंच के अपने पति से मिलने की इजाज़त ली डॉक्टरों से। बढ़ी हुई दाढ़ी में मिस्टर बैनर्जी कुछ ज़्यादा मैच्योर लग रहे थे। आंखों में थोड़ी सूजन थी, शायद रोने की वजह से आई थी। ये देख के रिचा की आंखें भी भीग गई थीं। मिस्टर बैनर्जी ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, मुझे माफ़ कर दो प्लीज़, मुझे यहाँ से ले चलो। मैं यहाँ मर जाऊँगा, मुझे अपने बच्चों के साथ रहना है, तुम्हारे साथ रहना है। मैं तुमको कभी परेशान नहीं करूँगा, तुम्हारी हर बात मानूंगा। प्लीज़ मुझे यहाँ से निकाल लो। रिचा अपने पति की हालत नहीं देख सकी और सिसकते हुए बाहर आ गई। उसने खुद को संभाला और पति के आंसुओं के आगे खुद को कमज़ोर नहीं पड़ने दिया। अगले महीने की अस्पताल की फीस जमा करके घर लौट आई। आप सुन रहे हैं प्यार के किस्से यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा में सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। अगली सुबह बच्चों को स्कूल भेजने के बाद रिचा किसी काम से बैंक गई थी। वहां उसको पता चला कि प्रॉपर्टी बेचकर बैंक में जमा किए गए 1.5 लाख रुपए उसकी सासू माँ ने अपनी बेटी के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए थे। रिचा से उसकी सास ने वादा किया था कि ये पैसे वो शुभी की शादी के लिए फिक्स डिपॉजिट कराएंगी। बैंक से घर लौटने तक रिचा गुस्से में जलती रही। घर पहुंचते ही अपनी सास से सवाल किया तो जवाब मिला कि अरे, अपनी बेटी को दिया है, किसी को दान थोड़े किया। रिचा फट पड़ी, तो अपनी बेटी के साथ क्यों नहीं रहती जाके? आपका बेटा जब मुझको दरवाजा बंद करके मारता था तब आप कुछ नहीं बोल सकी। आपका बेटा नशे में सब बर्बाद करता था तब आप कुछ नहीं बोल सकी। आज आपकी बहू दिन रात मेहनत करके आपके बेटे का इलाज करा रही है, घर चला रही है, तो भी आप अपनी बेटी से कुछ नहीं बोल सकी। रिचा बोलते बोलते रो पड़ी, फिर अपने कमरे में चली गई। दोपहर बाद प्रिया का फोन आया। हाय मैम, आज सब फ्रेंड्स आ रहे हैं, 20 मिनट बाद आप हम लोगों को मिल रही है ना अड्डे पे। यह अड्डा कोई खास जगह नहीं थी। सब दोस्तों ने मिलकर रिचा के घर के पास ही बनी सीढ़ियों को अड्डा बना लिया था। वहां पास से चाय और शुभ शुभी की आइसक्रीम दोनों आसानी से आ जाती थी। रिचा ने आज अपने छोटे दोस्तों को अपनी कहानी सुनाई तो सब सासू माँ पे भड़क पड़े। प्रिया ने धीरे से कहा, मैम आप कब तक ऐसे सहेंगी? आप अपने बारे में कुछ क्यों नहीं सोचती? क्या गारंटी है मिस्टर बैनर्जी ठीक होके आएंगे और दोबारा आपको जान से मारने की कोशिश नहीं करेंगे?
और इन छोटे बच्चों के बारे में सोचिए। आप बहुत अच्छी हैं। अगर मिस्टर बैनर्जी आपका साथ नहीं निभा पाए तो ये उनकी प्रॉब्लम है। आप क्यों सफर कर रही हैं? मूव ऑन। आप अपने घर वालों से बात करिए और तलाक ले लीजिए। आपको फैसला कर लेना चाहिए। प्रिया के दोस्तों ने भी कहा, मैम हम बस इतना चाहते हैं कि आप रोज रोज इस परेशानी में न फंसें। शुभ शुभी की ओर देखते हुए ऋचा किसी सोच में डूबी रही और फिर थोड़ी देर बाद सब अपने घर चले गए। ऋचा पूरी रात सोचती रही। शुभी के माथे पे हाथ फेरते फेरते उसे भी सहारे की जरूरत महसूस होने लगी। अगली सुबह स्कूल से आने के बाद प्रिया और उसके दोस्त अड्डे पे मिले। ऋचा ने कहा, तुम सब ने मेरा बहुत साथ दिया। तुम सब की बदौलत ही मैंने वापस जीना और खुश रहना सीखा। तुम लोगों ने सही कहा था। मुझे फैसला कर लेना चाहिए। मैंने फैसला कर लिया है। मैं मिस्टर बैनर्जी को वापस घर ले जाऊंगी। 3 हफ्ते बीत गए। एक दिन अस्पताल के सारे बिल चुकाकर मिस्टर बैनर्जी को डिस्चार्ज कर दिया गया। डॉक्टरों ने कहा था कि अब अगर वो नशे से दूर रहें तो उनको कोई खतरा नहीं है। धीमे कदमों से टैक्सी से उतरकर मिस्टर बैनर्जी घर में दाखिल हुए। ऋचा स्कूल में थी, अस्पताल नहीं आई थी डिस्चार्ज के वक्त। मिस्टर बैनर्जी अपने कमरे की ओर बढ़े। उनकी आंखें शायद अपनी उसी पत्नी को तलाश रही थी जिसको उन्होंने इतने दिन, इतने साल यातनाएं दे दे के अपने घर में रखा था। आज शायद यातना वो खुद को दे रहे थे। लेकिन ऋचा कहीं नहीं थी। जब वो बिस्तर पर बैठे तो देखा बगल में मेज पर एक खत रखा था। खत में लिखा था, मेरी माँ ने कहा था कि मुझको किसी दिन मेरे पति से प्यार हो जाएगा। मैं आपको अस्पताल में परेशान तड़पता नहीं छोड़ सकती थी। मैं आज आपको घर वापस ले आई हूं। जिंदगी आपको एक और मौका देगी, लेकिन उस जिंदगी में मैं आपके साथ नहीं रह पाऊंगी। मैं जा रही हूं। अगर प्यार की शर्त होती है अपने पति का ख्याल रखना, उसकी जिम्मेदारी उठाना, तो मैं प्यार की ये आखिरी शर्त निभा के जा रही हूं। अपना ख्याल रखिएगा। बस इतनी सी थी कहानी।